जितना भी पॉइंट चलने वाला है सारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आय पर चलने वाला है। हमने पहले भी राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन दिया है, लेकिन कुछ लोगों का अलग अलग मत है। सब लोग अलग अलग डिफिनेशन देना चाहता है। पिछले हम लोग मार्शल के बारे में जाने थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में मार्शल के बारे में बात हो गया था, इसलिए उसको हटा करके यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्टली पिगू से, ठीक है। ये जो पिगू हैं, प्रोफेसर पिगू जो हैं, ये भी एक तरह के अर्थशास्त्री हैं। इनका क्या कहना है राष्ट्रीय आय को लेकर के, ये क्यों अपना तरीका से ये डिफिनेशन दे रहे हैं? सबका एक अपना अपना रीजन होता है, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। सीधा से इनका मेन लाइन यही है। आपके पास जो भी भौतिक आय है उसके साथ में आप जो विदेश में निवेश किया या विदेश से जो पैसा कमाया वो भी ऐड कर दीजिए। तब ये बोला गया है कि हम उसको राष्ट्रीय आय बोलेंगे, क्योंकि हमारा पैसा दूसरा देश में लगा हुआ है, दूसरा देश को हम पैसा दिए हैं, वहां से जो कमाई हुआ कमीशन मिला वो भी हमारा देश का ही हिस्सा हुआ, क्योंकि मेरे पैसा के बदौलत वो पैसा बना है, तो उसको भी हम लोग राष्ट्रीय आय में ही घोषित करेंगे। ये इनका कहना है, ठीक है। अब प्रोफेसर फिशर क्या कहते हैं, इनका भी एक अलग ही डिफिनेशन है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। मतलब एक साल में या जितना भी साल बताया गया हो उस साल में कितना उपभोग किया गया है, कितना इस्तेमाल किया गया है, उसका शुद्ध उत्पादन का ये एक तरह का भाग है। कितना उत्पादन हुआ और फिर कितना उपभोग किया गया, वही उसका वास्तविक आय होगा। कितना हमने उत्पादन किया और उसमें कितना इस्तेमाल किया, बचा खुचा क्या है सर, तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये है ना, तो उस वर्ष के लिए वही उसका राष्ट्रीय आय रहेगा। प्रोफेसर केन्स, इनका क्या कहना है, राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि व्यक्त किए गए व्यय के योग को यहाँ पर को लगा करके राष्ट्रीय आय कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे व्यक्त किए हैं, लिखे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखे इसलिए, नहीं तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि इसे कहते हैं, इसको राष्ट्रीय आय कहा गया है इसके हिसाब से, ठीक है। सीधी बात क्या बोला है, उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किया गया कुल व्यय, व्यय माने सर खर्चा, कितना खर्चा किया गया है, जितना भी खर्चा किया गया है उसको जोड़ लीजिए, उसको ये बोलता है प्रोफेसर केन्स राष्ट्रीय आय। और ये एक अर्थव्यवस्था में जब महामारी आया था उस समय के ही हिसाब से बोलता है। इनका डिफिनेशन उस समय के अनुसार था, शायद 1923 के आसपास कुछ था, 26 से 23 कुछ ऐसा ही कुछ था शायद। उनतीस से 33 ये जो डिफिनेशंस दिए थे वो आर्थिक मंदी को लेकर के दिए थे। आर्थिक जब मंदी था, मतलब बहुत सब सिचुएशन गड़बड़ था, तो 1929 से 33 के बीच में उस दौरान में ये डिफिनेशंस दिया गया था। 1929 से 1933 के बीच में ये डिफिनेशंस ये अपना तरीका से सोच समझ के दिए थे कि हम ऐसे बोलेंगे। तो इसको अगर फॉर्मूला रूप से हमको याद करना है तो आप ये याद रख सकते हैं, y बराबर में c प्लस आई, y बराबर में c प्लस आई, तो y मैंने क्या सर राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, नेट नेशनल ये नेशनल इनकम, y को यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, y मैंने राष्ट्रीय आय को लेकर चलना है, और c मैंने उपभोग व्यय जो कि यहाँ पर बोला गया सर उपभोग व्यय माने कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और आई माने विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना खर्चा किया गया है। यहाँ पर था खर्चा, आगे व्यय माने खर्चा, मतलब टोटली जो राष्ट्रीय आय का बात किया गया है सर सी प्लस में आई, ठीक है। कंजप्शन कितना हुआ और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, मतलब सर कि हम कितना उपभोग किए उसमें व्यय, और यहाँ पर विनियोग कितना उसमें हम इन्वेस्टमेंट किए, जब दोनों को जोड़ते हैं तब हमको मिलता है एक राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का ऐसे तो परिभाषा बहुत सारा है, इतना दिए हैं, लेकिन जो मेन एक्चुअल परिभाषा है वो सिंपल सा ही है कि आप कितना कमाते हैं। जाहिर सी बात है, बस आप साल भर में कितना कमा रहे हैं वही आपको कमाई है, वही राष्ट्रीय आय है, बात सीधा साफ है, ठीक है। बाकी सब अपना अपना सिचुएशन के अनुसार अपना अपना परिभाषा दिया है, खैर उससे हमको कोई उतना लेना देना नहीं है।
आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आय की धारणा। अलग अलग धारणा फिट किया गया है। यहाँ पर 3 गो धारणा बताया गया है। पहला सकल घरेलू उत्पादन, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी बोल सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये 3 गो हमारे पास में है, ठीक है ना। इसको हम 2 नाम से जान सकते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन या तो फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, एक से 2 नाम से कोई भी आप बोल सकते हैं। अब ये तीनों का जरूरत क्या है सर, और ये क्या तीनों समझाना चाहता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो चलो ये तीनों को एक करके समझ लेते हैं क्या क्या है ये सबका कहना। ये सब एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चाहे तो जीडीपी पूछे, चाहे एनएलपी पूछे, चाहे तो जीएनपी पूछे, एक में से कोई भी चीजें पूछा जा सकता है। तो पहला हम लोग समझते हैं जीडीपी के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है, सकल घरेलू उत्पादन। सीधा सा कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पादन। नाम को अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश करोगे तो इसमें पता चलेगा। घरेलू मैंने घर समझे एक तरह से, मैंने कि अपना राष्ट्र को एक घर समझ लो थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। आपका जो भी देश है उसको आप घर समझिए कि ये मेरा घर है, मतलब घरेलू उत्पादन। सकल मतलब सकल जैसा हम लोग थोपड़ा होता है ना, चेहरा चेहरा कैसा है, मतलब सीधा सीधी है कि कोई भी घर का हालत कैसा है, ठीक है ना। कितना उत्पादन, मतलब कि देश के टोटली उत्पादन कितना हो रहा है और उसका क्या हालात है, ठीक है ना। जस्ट यही है जीडीपी। इसी में हमको सब चीजें छुपा हुआ है। घरेलू मतलब अपना राष्ट्र के अंदर में उसका हालात कैसा है, सकल सूरत कैसा है, कितना उत्पादन किया है। जस्ट ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। इसी चीज से तुम याद रखना हमेशा, सकल घरेलू उत्पादन। नाम से ही तुम इसको तोड़ने का कोशिश करो। घरेलू मैंने घर के अंदर, मतलब अपना पूरा राष्ट्र में उत्पादन कुछ हुआ, कितना हुआ सर उसको देखने से पता चलना चाहिए। सकल उत्पादन कितना हुआ, कितना करेक्टली है, क्या उसका हालात, ठीक है ना। वही चीजें है यहाँ पर डिफिनेशन से लिखे हैं। तो इससे ये चीजें समझ में आएगा बहुत ही इजीली। किसी देश में दिए हुए वर्ष में कुछ टाइमिंग्स होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन मिनिमम 1 साल होता ही है। दिए हुए वर्षों में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पादन या जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी, लोग बहुत जीडीपी जीडीपी करता है, लेकिन उसको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है। और सोशल मीडिया पर तो ये सब चलते ही रहता है कि जीडीपी गिरा दिया, ये गिरा दिया, सरकार कुछ नहीं किया, और उसको पता नहीं जीडीपी क्या होता है। बस लोग बोलते जा रहा है, वो भी बोलते जा रहा है, तो यही चीज होता है, ठीक है ना। कुल मात्रा उत्पादित, मतलब सर कि जो साल दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है कि 1 साल में हमारा देश इतना तरक्की करेगा, तो उसमें कितना उत्पादन हुआ है, जस्ट यही चीज को देखना है। वही है हमारा पास में सकल राष्ट्रीय, सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है। कुल मात्रा का उत्पादन कितना हुआ है, जस्ट यही चीजें। इसी चीज को हम लोग एक और ही डिफिनेशन से जान सकते हैं। दोनों हालांकि सेम ही सेम है, कोई भी एगो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि, प्रायः 1 वर्ष, स्पेशली यहाँ पर लिया गया है 1 साल, कोई भी समय सीमा है 1 वर्ष, लेखा वर्ष, ठीक है ना, कि लिखित रूप से होता है एक वित्तीय वर्ष में क्या हुआ है, में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु तथा समस्त सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहा जाता है। मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। कॉमन सा बात है सर कि मात्रा कितना उत्पादन हो रहा है, बस यही चीज को हमको समझना है। अंतिम वस्तु, समस्त अंतिम वस्तु, शुरू से लेकर के लास्ट तक में, साल जब खत्म हो रहा है उसके अंदर में देश में कितना उत्पादन हुआ, चाहे किसी भी रिलेटेड चीजों से हो, उत्पादन कितना हुआ है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, कुल बाजार वैल्यू कितना है उस चीज का, उसी को सकल घरेलू उत्पादन बोला जाता है। कम उत्पादन हुआ तो वैल्यू कम है, मतलब रेट कम है, तो उसका इकोनॉमी गिरा हुआ है, तो कहते हैं कि जीडीपी गिरा हुआ है। जीडीपी गिरा हुआ कहने का मतलब यही है ना कि जितना टारगेट किया गया था उतना नहीं मिला, और उसका बाजार का जो मौद्रिक मूल्य है वो नीचे गिर गया है, तो कहते हैं कि जीडीपी गिर गया, मतलब कि देश थोड़ा नुकसान में चल रहा है। अब अगर जीडीपी उठ रहा है मतलब कुछ विकास कर रहा है, कुछ बेहतर वस्तु का उत्पादन हो रहा है और इससे देश का ग्रोथ हो रहा है। तो जीडीपी का मतलब भी सीधा सीधा ऐसा ही समझो, एकदम देहाती भाषा में, कि भारत या कोई भी देश हो ऊपर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो कह रहे हैं कि जीडीपी डाउन हो रहा है, मतलब कि देश नुकसान में जा रहा है। आगे बात करते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पादन।
ठीक है ना। अब ये कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है सर? किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितना वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य को ध्यान देना, यहाँ पे मौद्रिक मूल्य, इसमें क्या था? मात्रा उत्पादित, कितना वस्तु बना, ठीक है ना, और कुल बाजार का मौद्रिक मूल्य, कुल बाजार उसका बाजार में कितना है, अंतिम वस्तु बनने के बाद बाजार में उसका सेवा कितना मिल रहा है, या उसका मौद्रिक मूल्य। इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, दोनों में सेम मैच कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी एक दो लाइन कुछ कुछ मैच कर रहा है। तो जस्ट समझ लो कि सकल घरेलू उत्पादन और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बस 19-20 का फर्क है, हल्का सा ये अलग है और हल्का सा ये अलग है, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। ये बोल रहा है सर कि हमारे पास में कितना मार्केट में सामान आया, क्या मार्केट में हमारा जो जो चीज का जरूरत था वो विकास हुआ उतना मार्केट में आ पाया, ये बोल रहा है। और ये कह रहा है कि उसमें कितना पैसा लगा। मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन बोलते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा यही चीज को समझना है ध्यान से, मौद्रिक पैसा के बाद और यहाँ पर वस्तु के बाद, तो सकल घरेलू उत्पादन विकास की बात कर रहा है, रोड बना और यहाँ पर सब चीजें गली गली में सब चीजें विकास हो गया है, बिजली आ गया है, परिवहन का कोई साधन दिक्कत नहीं कर रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, वो सारा चीजें जीडीपी में आ गया है। लेकिन जीएनपी में यहाँ पर क्या आ रहा है सर, कितना पैसा खर्चा हुआ है, जीएनपी है ना, गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एक और नाम भी था, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है ना, कुल या सकल, कुल राष्ट्रीय उत्पादन या तो फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये इसका एक और नाम है। अब इसका और इसका में थोड़ा सा हल्का फुल्का मैच भी कर रहा है, सकल सकल, ठीक है ना, राष्ट्रीय उत्पादन और यहाँ घरेलू उत्पादन। डिफरेंट यही है सर कि आपका घर में आपका देश में कितना उत्पादन हुआ है, और राष्ट्रीय उत्पादन की बात कर रहे हैं मतलब सर कि ये भी आपके राष्ट्र में ही कितना उत्पादन हुआ, ये भी और ये भी दोनों एक ही है, लेकिन सर इसमें वस्तु की बात कर रहा है और इसमें पैसा की बात कर रहा है। अब अगर इसमें भी पैसा की बात कर रहा है तो कोई हर्जा नहीं है, इसमें टाइम पीरियड का बात कर रहा है कि कुछ टाइमिंग में कितना उत्पादन हुआ है, जितना आपने डिसाइड किया था क्या उतना उत्पादन हुआ है या उससे कम हुआ है, देश अप गया है या डाउन गया है, ये चीजों को बताया गया है। और इसमें ज्यादातर में पैसा की बात किया गया है, एक साल के अंतर्गत में जितना वस्तु आया, जितना बना, सेवाओं का जितना उत्पादन हुआ, उसका पैसा कितना, मौद्रिक मूल्य, उसमें मुद्रा कितना, मौद्रिक मूल्य माने पैसा का वैल्यू का बात कर रहा है, इसमें वस्तु की बात कर रहा है, पैसा भी मिला दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल बोल रहा है पैसा कितना, आप इतना चीजें की कितना पैसा खर्चा हुआ जो भी किया है, तो वो चीजें हमारा हो जाएगा जीएनपी। यहाँ पर एक चीज और को समझ लेना है इसको, ठीक है ना, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। मतलब क्या सर, अगर हम देश के व्यक्ति हैं और हम विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी तरह का, किसी से रिलेटेड चीजें भी, हम वहां पर पैसा खर्चा किए, उससे हमको प्रॉफिट आया है, तो वो पैसा को हम अपना देश में जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा पैसा है जो भी प्रॉफिट आए। लेकिन अगर कोई विदेश व्यक्ति हमारे देश में काम किया, वो अपना जगह से यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ से वो ले जाएगा, तो वो अपना में जोड़ेगा, हम अपना में हम जोड़ेंगे, तो हम उधर से जो आया प्रॉफिट हम उसको जोड़ेंगे, और इधर से जो किया है तो वो अपने लेके जाएगा, तो उसको हटा देना है, और उसके बाद में जो हमारे पास में टोटल पैसा बचेगा वो मेरा हुआ पूरा टोटली में जीएनपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसी चीज को मानते हैं। इसमें वस्तु बना सर, पैसा लगा सर, लेकिन सर प्रॉफिट कितना आया, हम नया नया सामान बनाए, ठीक है, सामान बनाए, उसमें कुछ पैसा लगा, 200 400 500 करोड़ों जितना भी लग सकता है उतना लगा, लेकिन उतना हम तो खर्चा किए, तो हमको रिटर्न कितना मिला, हमारे पास में बचत कितना हुआ है, वो चीज को समझना है। तो वही हमारे पास में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, पूरा खर्चा में से जो हमारा खर्चा था उसको हटा दीजिए, और जो मेरे पास प्रॉफिट बचा बस वो मेरा हो गया शुद्ध, फायदा जो बचा वही। कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, ये हम लोग जाने हैं सर। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देना, जो शेष बचता है घटा देने के बाद में, वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन
कहलाता है, यानी कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। या कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं समस्त एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि एनएनपी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। सभी का मतलब सेम है, जस्ट ये आपका घरेलू भाषा में डिफिनेशन कह सकते हैं, सबसे सस्ता भाषा में। और ये थोड़ा सा है सर, थोड़ा सा एकदम लगता है कि हाँ कोई किताब में से मिला है, हालांकि दोनों किताब में ही लिखा था, लेकिन फिर भी ये देखने में घरेलू जैसा लगता है। वो कैसे सर? यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन से कच्चा कच्चा माल की कीमत, हम कोई भी काम कर रहे हैं सर तो उसमें कच्चा माल जरूर यूज होता है। कपड़ा बन रहा है तो कपास बिना कपड़ा बनेगा ही नहीं है, मीठा बन रहा है, चीनी बन रहा है तो बिना केतारी के बनेगा ही नहीं। तो मतलब ये सब चीजें होगी हमारे पास में कच्चा माल, कंजा माल, कच्चा माल और पूंजी की घिसावट, मतलब कि पूंजी उसमें जब खर्चा किए तो घिसावट मतलब उसमें और एक्स्ट्रा पैसा खर्च भी हो रहा है, उसको रिफाइन करने में, उसको ठीक करने में, वो सब चीजें में, उसको मरम्मत करने में वो भी पैसा जा रहा है। तो ये सब कर रहे हैं सर, फिर कुछ टैक्स भी तो देना पड़ रहा है ना, कुछ कर भी तो देना पड़ रहा है, लाने में, ले जाने में, बेचने में कुछ टैक्स देना पड़ता है। उसमें फिर कुछ बीमा करवाना, कुछ बीमा करवाया जाता भी है, इंश्योरेंस करवाता है लोग, ताकि बाद में हमको ये नुकसान से भरपाई हो जाए। उसमें व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सब को हम लोग घटा देते हैं। हमने जितना भी उसमें फालतू चीजें का जो एक्स्ट्रा में खर्चा हुआ उन सबको हटा दीजिए। गाड़ी लिए, गाड़ी में हमने अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन करवाया, या गाड़ी टायर पंचर हो गया, टायर फट गया, फिर उसको चेंज करवाया, जितना भी आपका पूरा गाड़ी पर खर्चा हुआ है उन सभी चीजों को हटा देने के बाद जो बचता है, इतना सर मेरे पास प्रॉफिट है। ऐसे चीजें हम कुछ भी काम करें उसमें से अपना जितना खर्चा है फालतू चीजें हटा करके, और देखो आप प्रॉफिट में है या लॉस में पता चल जाएगा। और ये सबसे बेहतर साधन है। जैसे कि अगर मेरा एग्जांपल ले जाए तो हम हमेशा लॉस में रहते हैं, जितना खर्चा किए हैं उतना हमको पास आता ही नहीं है, ठीक है, तो ये मेरा नुकसान हो गया है। अगर देश में यही हुआ तो भाई देश का नुकसान हो रहा है। देश विकास तो खूब कर रहा है लेकिन उसके पास बच ही नहीं रहा है कुछ, वही पैसा कर्जा ले रहा है, फिर उसी को कर रहा है, फिर उसी से और कर रहा है, और कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। विकास हो रहा है, कर्जा भी बढ़ रहा है। आप लोन लिए, घर बनाए, कर्जा बढ़ा, छपैया करने के लिए एक और लोन लिए, दिख तो रहा है कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन कर्जा बढ़ भी रहा है, मतलब बोझ बढ़ रहा है। तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन वो थोड़ी है। जितना खर्चा किए सब चीजों को हटा दीजिए, आप जितना कमा रहे हैं कितना बचा पा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 30,000 का लोन चल रहा है, आप माइनस में जा रहे हैं, आपको लोन भरना है, तो आपके पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन नहीं बचा हुआ है। तो सब चीजें को साइड कर दीजिए और कुछ बच रहा है तब आपका बचत हुआ वो। एक तरह से इसको हम लोग बचत भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को हम लोग बचत भी बोल सकते हैं कि ये इतना मेरा बचत हो पा रहा है काम करने के बाद, कमाने के बाद। काम किए 10,000 का महीना कमाए, बाल बच्चा बीमार हो गया, 5,000 खर्चा हो गया, घर चलाने में 2-3 हजार खर्चा हो गया, बचा 2-3 हजार रुपया, उतना को हम लोग कहेंगे अपना सेविंग, बचत, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारा हो गया, ठीक है ना। शुद्ध राष्ट्रीय आय या उत्पादन जो भी यहाँ के हिसाब से समझिए वो मेरा शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से, यहाँ पर उत्पादन के बाद चल रहा है ना, तो यहाँ पर शुद्ध उत्पादन हो गया, कितना बचा उतना के बाद में वो मेरा शुद्ध उत्पादन हुआ। हमने कितना उत्पादन किया था उसमें जो फालतू चीजें है उसको हटा दीजिए, बाकी हमने जो बचा वो मेरा शुद्ध उत्पादन हुआ था। जस्ट ऐसे इसको याद रख लेना है। सभी में कॉमन सा छोटा छोटा बात है सर, इसमें मात्रा देखा जा रहा है कितना मात्रा है और उसमें कितना पैसा लगा सर, और इसमें देखा जा रहा है कि जो वस्तु बना उसमें हमारा जो एक्यूरेट वस्तु था, एकदम साफ सुथरा वस्तु है, वो कितना बचा है। सब चीजें फालतू चीजों को हटा देने के बाद मेरा जो एक्यूरेट है वो कितना है। तो ये चीजें मतलब तीनों को याद रखना बड़ा ही सरल सा है। इसका मात्रा याद रखो, इसमें पैसा याद रखो, इसमें बचत याद रखो कि कितना हमारे पास में सब परफेक्टली बचा है, सब एक्स्ट्रा खर्चा हटा देने के बाद में वस्तु, वही चीजें हैं। आप इसको जैसे भी याद रख सकते हैं लेकिन एग्जाम में आएगा एक आध दो इसमें से कोई भी है वो जरूर आता है डेफिनेशन, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है।